हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। और बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने बिसात भी बिछानी शुरू कर दी है। सभी दल अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से वोट बैंक को साधने में लगे हैं। कोई दलित पिछड़े वोट बैंक पर दावा करता है, किसी को मुस्लिम वोट का सहारा होता है तो कोई सवर्णों के सहारे चुनावी नैया पार कर जाता है। किसी के पास उपलब्धियों की लंबी सूची है तो किसी के पास वादों का पिटारा है। लेकिन दावों और वादों के बीच एक बड़ा सवाल है कि बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक पर क्यों है सबकी नजर? क्या सिर्फ मुसलमानों में ही सत्ता का समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत है? अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। तो बिहार में चुनाव से पहले हर दिन सियासत परवान चढ़ रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मुद्दे पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने तो लगता है कि विपक्षी खेमे के सभी सियासी दलों को पछाड़ कर रख दिया है। पटना में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत अन्य मुस्लिम संगठनों के धरना प्रदर्शन में लालू और तेजस्वी यादव साथ में पहुंचे और वक्फ बिल का विरोध कर रहे नेताओं के साथ मंच भी साझा किया। आरजेडी नेताओं के इस कदम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और इसी दौरान तेजस्वी ने मंच से बड़ा बयान दे दिया। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र और भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और एक रहिए, इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। और देखिए, तेजस्वी यादव के इसी बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पर क्यों है सबकी नजर। तो सबसे पहले मुस्लिम वोट बैंक पर किसकी किसकी नजर है वो भी आप देख लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो इनकी भी नजर है। अभी अभी आपने देखा कैसे लालू प्रसाद भी वहां पहुंच गए जहां तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से आज धरना दिया जा रहा था। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार मुस्लिमों पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू, इसके अलावा जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी भी मुस्लिमों को खास तवज्जो दे रही है। एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से भी ऐसी ही जोर आजमाइश की जा रही है और इधर एआईएमआईएम भी इसी तरीके से पूरी जोर आजमाइश में लगा है कि किसी भी तरीके से मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। अब आपको ये बताते हैं कि बिहार में सियासी दलों के लिए मुस्लिम वोट इतना अहम क्यों है। दरअसल आरजेडी से पहले मुसलमानों को कांग्रेस का हार्डकोर वोटर माना जाता था और बाद में मुस्लिम वोट बैंक पर राष्ट्रीय जनता दल का दावा हो गया। आरजेडी ने इसको लेकर एमवाई समीकरण का भी नाम दिया, यानी कि कहा यह जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल एमवाई समीकरण को साधती है, मुस्लिम और यादवों की राजनीति करती है। लेकिन नीतीश कुमार के काम की वजह से मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जेडीयू के साथ जुड़ता चला गया, जिससे राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा नुकसान हुआ है। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने बिहार में घुसपैठ की और सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। ये एक बड़ी जीत मानी जाएगी और आज राष्ट्रीय जनता दल के एमवाई समीकरण को तो पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही थी। और हाल के दिनों में हुए विधानसभा के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की नवोदित पार्टी जन स्वराज ने भी काफी परेशान किया। प्रशांत किशोर आगामी चुनाव में आबादी के हिसाब से 42 मुस्लिम उम्मीदवार बनाने का वादा कर चुके हैं, जिससे राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा किसे है चिंता, ये भी आपको बताते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने में कौन सबसे ज्यादा परेशान है, कौन सबसे ज्यादा चिंतित है। तो हम आपको लगातार इस बात की जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन दिनों आप देख पा रहे होंगे कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो,
वो इसी कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से मुस्लिम बहुल इलाकों को, मुसलमानों को अपनी ओर किसी भी तरह से आकर्षित किया जाए, ताकि चुनावी रणभूमि में जब वो उतरे तो उनका पूरा साथ उन्हें मिले। बढ़ते आगे, बिहार के चुनाव डगर में सबकी नजरें मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई है। सभी दल जातीय और धार्मिक समीकरण देखकर ही क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति से जाति है कि जाति ही नहीं, बावजूद इसके एक दूसरे पर जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। भाई समीकरण कब का टूट चुका है। मुस्लिम वोटर राजद की दोहरी नीति को देख उनसे छिटकने लगे हैं। इससे उनमें बेचैनी छाई हुई है। बिल के विरोध में तेजस्वी यादव का शामिल होना यही बताता है, जबकि धरना में शामिल मुसलमानों को पता ही नहीं कि विधेयक क्या है। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों के साथ है। इनका चाल, चरित्र और चेहरा सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। पिछले 20 वर्षों से बिहार में सरकार में है, 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है, और करते क्या है आज भी मंच पर जात और धर्म की राजनीति करते हैं। आज भी जनता दलियों और भारतीय जनता पार्टी के लोग जात और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग तो जनता के लिए हैं, एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही मुस्लिम वर्ग की रहनुमा रही है, लेकिन जरा विडंबना देखिए ना कि वैसी पार्टियां और वैसे लोग जिनके बोली की गोली से मुसलमानों का रोम रोम छेदा जा चुका है, आज वह भी मुस्लिम वर्ग के सबसे बड़े रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कभी जाति की राजनीति नहीं की है, बल्कि जमात के लिए काम किया है। हर जाति धर्म के लोगों के विकास को ध्यान में रखते हुए निरंतर लगे रहते हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए एक ऐसा बिहार बनाया है जहां सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द स्थापित हुआ है। उनके लिए कई ऐसी विकास की योजनाएं हैं जिससे उनका जीवन स्तर बढ़ा है। तो देखिए, चुनावी डगर है और वोट बैंक पर सबकी नजर है। कोशिश यही की जा रही है कि उस वोट बैंक को जितना ज्यादा साध सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिमों को हर तरीके से राजनीतिक दल टारगेट करने की कोशिश कर रही है। और देखिए, जिस ढंग से बिहार में मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश हो रही है, इफ्तार पार्टियां की जा रही है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने वक्फ के प्रदर्शन में ये कहा, इंशाअल्लाह, क्योंकि बिहार में चुनाव है और ऐसे में मुस्लिम वोटों का सियासी समीकरण समझना होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में करीब 18% मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम वोट 47 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। वहीं बिहार में 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% के करीब है। आइए अब ये भी जानते हैं कि कितनी सीटों पर कितने मुस्लिम वोट पड़ते हैं। 11 सीट, 7 सीट पर 29 सीट, यानी कि 40% से ज्यादा, 30 से 40% और 20 से 30%। आप समझ पा रहे होंगे कि 11 सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटों का समीकरण है, 7 सीट पर 30 से 40% से ज्यादा है, वहीं 29 सीट पर 20 से 30% ज्यादा है। और अगर बिहार विधानसभा चुनाव साल 2020 की बात कर लें तो चुनाव में मुस्लिम विधायक कितने चुनकर आए थे वो भी जानिए। कुल मुस्लिम विधायकों की जो संख्या रही वो 19 रही। तो बिहार में मुख्य रूप से 4 पार्टियां भी है मुस्लिम वोटों की ये दावेदारी करती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है राष्ट्रीय जनता दल का, और उसके बाद जेडीयू और एलजेपीआर और कांग्रेस। साल 2020 में जेडीयू ने 11 उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक सीट पर भी उनको जीत नहीं मिली। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि क्यों ये कोशिश की जा रही है, क्यों ये जोर आजमाइश की जा रही है कि मुस्लिमों को लुभाया जाए, उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जाए, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिमों का बिहार में है और वो काफी सीटों पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। और इसीलिए जेडीयू हो या एलजेपीआर हो, कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल ही क्यों ना हो, हर किसी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि मुस्लिमों को अपनी ओर लुभाया जाए, आकर्षित किया जाए। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। आज जेडीयू की तरफ से दावत इफ्तार हज भवन में होगा। दावत इफ्तार में सीएम नीतीश भी होंगे शामिल, जेडीयू के तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं। आज जेडीयू की तरफ से दावत इफ्तार हज भवन में होगा।
दावते इफ्तार में सीएम नीतीश भी शामिल होंगे और जेडीयू के सभी बड़े नेता, दिग्गज नेता इस पार्टी में शामिल होंगे। तो आपको याद हो तो अभी कुछ ही दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सीएम आवास पर भी इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी और इधर हज भवन में भी जो दावते इफ्तार आयोजित किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से, उसमें भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे और जेडीयू के तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे इस पार्टी में आज शामिल होंगे। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की तरफ से पटना में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े कनेक्शन मामले में आज सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के अनुसार सर्च ऑपरेशन के दौरान जांच एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग के कई पुख्ता सबूत मिले हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान कई ठेकेदार और सरकारी अधिकारी, इंजीनियर्स के यहां भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। पैसे लेकर टेंडर मैनेज करने वालों के यहां सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की तरफ से ये बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े कनेक्शन मामले में आज सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों की माने तो सर्च ऑपरेशन के दौरान जांच एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग के कई पुख्ता सबूत भी मिले और इसी आधार पर लगातार जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान कई ठेकेदार और सरकारी अधिकारियों के यहां भी ऑपरेशन जारी है। आईएएस संजीव हंस से जुड़े मामले में ईडी की आज एक और बड़ी कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई जो है वो भवन निर्माण विभाग के जो मुख्य अभियंता हैं उनके ठिकाने पे हुई है। बताते चले कि ये पटना स्थित पूर्वेंदु नगर का जो ये आवास है, जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आवास जो है वो मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग के जो हैं तारनी दास, उनका ये आवास है और इनके ठिकाने पे जो है वो ईडी की टीम ने सुबह में दबिश डाली है। पटना स्थित आवास समेत दूसरे जो ठिकाने हैं सभी जगहों पे ये ईडी की जो रेड है वो कंडक्ट की गई है। और बताते ये चले कि इस रेड के दौरान जो है वो करोड़ों रुपए जो नगद है वो भी ईडी ने बरामद किया है, जिसे गिनने का कार्रवाई जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल जो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है, सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो ईडी के अधिकारी जो है वो रेड कंडक्ट किए हुए हैं और जो छुपाने की कार्रवाई है वो बदस्तूर जारी है। बताते ये चले कि सरकारी टेंडर को मैनेज करने वाली जो सरकारी अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर के जो तारनी दास हैं वो काली कमाई कर रहे थे, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे और जो भवन निर्माण विभाग के जो ठेकेदार हैं उन्हें वो लाभ पहुंचाते थे और उनके एवज में जो मोटी रकम है काली कमाई का वो उसे अर्जित करते थे। और इसी बात की जानकारी जब है जब ईडी जो है वो आईएएस संजीव हंस से जुड़े मामले में छानबीन कर रही थी तो ईडी को जानकारी हाथ आई कि ये तारनी दास और भवन निर्माण विभाग के कई अधिकारी जो है वो इस काली कमाई को करने में लगे हैं और इसी के बाद ये कार्रवाई को लेकर के जो सूचना थी उसे सत्यापित किया ईडी ने और उसके बाद जो है वो रेड का कार्रवाई जो है वो आज किया जा रहा है। बताते ये चलें कि जो ईडी के जो हमारे आधिकारिक सोर्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि भवन निर्माण विभाग के कुल 6 जो कर्मचारी हैं, अधिकारी जो हैं वो इस जांच के दौरान जो है वो ईडी के दायरे में आए हैं और उन सभी के ठिकानों पर जो है वो रेड किया जाएगा। फिलहाल जो कानूनी कार्रवाई है वो तारनी दास के विरुद्ध जो है आज देखने को मिल रही है। ईडी के अधिकारी जो है यहाँ आए हैं और आकर के जो रेड कंडक्ट किए और इस दौरान करोड़ों रुपए जो है वो कैश मिले हैं, जिसे गिनने का काम किया जा रहा है। बहरहाल जब जांच ये पूरी होगी, जब छुपाने की कार्रवाई पूरी होगी तो वस्तुस्थिति तस्वीर जो है वो पूरी तौर पे सामने आएगी। ईडी की तरफ से जो सूचना दी जाएगी वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आईएएस संजीव हंस से जुड़ा मामला जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और उसी मामले में, संजीव हंस से जुड़े मामले में आज ईडी के अधिकारी यहाँ आए हैं और रेड जो है वो कंडक्ट किए हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शंकर, क्या कुछ जानकारी है? रेड चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिले हैं, किन आधार पर आज ईडी की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज 7 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और ये जो 7 लोकेशन है ये पटना स्थित जो अलग अलग जगहों पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो पूरा मामला है, आईएएस अधिकारी संजीव हंस जो है उनसे जुड़े हुए कई ऐसे सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, इंजीनियर्स और कारोबारी जो टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करते थे, उनके खिलाफ आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही एक बहुत चर्चित यहाँ से
करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है और हालांकि उस करोड़ रुपए को गिनने का काम इस वक्त में किया जा रहा है और थोड़ी देर के बाद इस मामले में हमारे सूत्र जो है औपचारिक तौर पर बता देंगे कि कितना अब तक पैसा काउंट किया जा चुका है, कितने पैसे की बरामदगी हुई है। और आज ये जो सर्च ऑपरेशन है आज ही सुबह में 6 बजे स्टार्ट किया गया, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन के दौरान में ये देखा गया कि कई ऐसे अधिकारी जो पिछले काफी समय से सरकारी टेंडर को प्रभावित करने में लगे हुए थे और कहीं न कहीं इस मामले में कई वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट और इसके साथ साथ कई अन्य जो कहा जा सकता है कि बाहुबली एक जो शख्स जो है जो इस इलाके के उनका संरक्षण कहीं कहीं मिला हुआ था और इन तमाम मामलों पर कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। हालांकि इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से इसके राजनीतिक संरक्षण की बात करें कि कुछ लोगों का जो कनेक्शन है कुछ पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए जो नेता हैं उनसे भी है, लेकिन उस मामले पे अभी जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो कई ऐसे भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी अधिकारी के बीच में और कारोबारियों के बीच में आपस का जो साठगांठ है, इस मामले में आज सर्च ऑपरेशन का जो दायरा है उसको बढ़ाया गया है और कहा जा सकता है कि इस मामले में थोड़ी देर के बाद ही जो अब तक कितने पैसे को सीज किया गया है, कितने पैसे की काउंटिंग हुई है, इस मामले में औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सनहौल प्रखंड के धुआवे गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे लोगों के घरों को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। लोगों के विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। मौके पर दंगा नियंत्रण टीम के साथ 4 थाने की पुलिस को भी तैनात किया गया। घरों को तोड़े जाने से परेशान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ खूब गुस्सा उतारा है। छपरी रूप नहीं गरीब आदमी चेपो गरम कोई चीज अनाज ले सब चुरा चोरी ताड़ी खत्म कर दिल बात भी चमकी होल चाहिए कहाँ पर रहे छपरे रूप नहीं हट रहे अरे घर के नोने कहीं घर नहीं है, एकटा घर नहीं है, कोई नहीं अरे घर गिराए दिल के बोला हमरा नहीं कहाँ देबे हमरा से नहीं केकरा देबे रही नहीं छै तब हमरा नहीं कोई समय छै रही रहब नहीं बताबो कि कहाँ देबे हमरा हैं जब घर चले हो घर चले बिहार सरकार में चले हो कि रही दिल के हमरा नहीं गरीब आदमी अब हमरा नहीं कहाँ देबे। और इस बीच दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। मखाना प्रोसेसिंग सेंटर की सौगात अमित शाह करेंगे उद्घाटन। बड़ी जानकारी आपको दे, 30 मार्च को पटना से करेंगे उद्घाटन। 11 गोदामों का भी लोकार्पण होगा। मखाना की खेती बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां मखाना प्रोसेसिंग सेंटर की सौगात दी जाएगी। अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। 30 मार्च वो तारीख होगी जब पटना से इसका उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। 11 गोदामों का भी लोकार्पण होगा और मखाना की खेती बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। वहीं जमुई में डीएम ने पिछले दिनों एक आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया था और इस दौरान कई कमियां पाई गई, जिसको लेकर डीएम ने जमकर फटकार लगा दी थी। और अब डीएम का ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सोने प्रखंड के लखन कयारी आंगनबाड़ी केंद्र का है और डीएम अभिलाषा शर्मा ने केंद्र की हालत देख आंगनबाड़ी सेविका को जमकर फटकार लगाई। सहायिका भी नहीं थी, बच्चों के मेन्यू के हिसाब से उन्हें भोजन नहीं दिया गया और बच्चे जमीन पर बैठे हुए थे, जिसे देखकर डीएम ने खूब क्लास लगाई है। कहाँ है एलएच वाला पंजी इंस्पेक्शन वाला, दिखाइए कब आती है आपके लिए सुपरवाइजर। शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या खाक शिक्षा प्राप्त हो रही थी यहाँ पे? कुछ तो बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है कोई। पोशाक में एक बच्चा है नहीं, पढ़ा कोई रहा नहीं है। नोट करिए, 20 मार्च को ये एलएस आई है और ये फालतू का सिर्फ सर्वेक्षण करके चली गई है। इतनी गंदी राइटिंग में लिख कर गई है, कुछ लेना देना है नहीं हो। एलएस पे भी कार्रवाई करिए। इंस्पेक्शन होता तो स्थिति थोड़ी होती। अभी झाड़ू लगेगा सारा, क्यों नहीं लगाई? दिख रहा है, ये 2 बार साफ करने वाला गाज नहीं है कूड़ा। मत समझाओ उनको फालतू। बच्चा हमारे घर में भी है, किस तरीके से गंद करता है पता है हम लोगों को, ये पता चल रहा है। कभी झाड़ू लगता ही नहीं है, वो वाला स्थिति है। बीच बीच में इतना कुछ मिलता है खाने को, बच्चों को कहाँ देते हो तुम? बच्चा मना कर रहा है, ये कोई बच्चा पोशाक में नहीं है। और ईद के मौके पर इस बार बीजेपी ने मुसलमानों को सौगातें मोदी देने का ऐलान किया है और बिहार में सीमांचल के अल्पसंख्यक बहुल कटिहार के युवा इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं
और इससे सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को मजबूती मिलने का दावा कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे राजनीतिक एंगल से भी देख रहे हैं। कटिहार के कुछ मुस्लिम लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत ने। के मौके पर देश भर में इस बार भाजपा के तरफ से एक बड़ा ऐलान हुआ है। 32,000 भाजपा के कार्यकर्ता लगभग 32 लाख अल्पसंख्यकों तक सौगातें मोदी पहुंचाएंगे। बड़ी संख्या में सीमांचल का ये इलाका है और अल्पसंख्यक लोग इफ्तार पार्टी में है। जब बात करते हैं अल्पसंख्यक युवा इस पर क्या सोचते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ईद का तोहफा दिया है तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं एक सराहनीय ये कदम है मोदी जी का। कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा, हम लोग भी स्वागत करते हैं मोदी जी का। और ये सब जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लोगों का मनोबल बढ़ता है, इसमें भाईचारा सब आपस में बढ़ता है। जी बहुत ही सराहनीय काम है और जिस तरह से एक ईद को लेके तोहफा दिए हैं वो स्वागत के लायक। कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं इसको, क्या नज़रिया है इसके पीछे, किस तरह से? देखिए, ये ऐन वक्त पर जब ईद का त्यौहार है, पिछले 15 सालों से भाजपा की हुकूमत रही हिंदुस्तान में, लेकिन कभी इस तरह का सौगातें मोदी देखने को नहीं मिला। लेकिन ये अचानक ऐन वक्त, ऐसे वक्त में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, ऐसे वक्त में ये सौगातें मोदी, व्हाट डू यू मीन बाय सौगातें मोदी? क्या है सौगातें मोदी? क्या इस सौगात, बेशक ये राजनीतिकरण है, पूरी तरह से विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये किया गया है। तो देखिए, निश्चित तौर पर कुछ युवा जो है वो अपने इस विचार का स्वागत कर रहे हैं और कुछ लोग हैं इसको राजनीतिकरण से भी जोड़ कर देख रहे हैं। निश्चित तौर पर सीमांचल का ये बड़ा इलाका है और यहाँ के ये रायशुमारी बेहद मायने रखता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इसी बीच दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। एक गांव में 16 साल की नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात 15 मार्च की है। पीड़ित बच्ची रात में शौच के लिए निकली थी और तभी 10 की संख्या में बदमाशों ने उसके साथ गैंगरेप किया। गांव के ही दुर्गेश पासवान मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। उसके साथ सुमित पासवान, दिलखुश पासवान, सचित पासवान, अमित पासवान, अंकुश पासवान, सुजीत पासवान, विशाल पासवान, राघव पासवान और अंकित पासवान नाम के शख्स ने मिलकर बच्ची के साथ गैंगरेप किया। और इधर बिहार विधानमंडल बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। विधानसभा में राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य के साथ गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प लिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आज भी विपक्ष का हल्ला बोल जारी रहेगा। विपक्ष वक्फ बोर्ड के मुद्दे के साथ आरक्षण, अपराध और भ्रष्टाचार समेत दूसरे मुद्दों को लेकर सदन के अंदर और बाहर हल्ला बोलेगा। विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और इस बजट सत्र को देखा जाए तो काफी खास रहा, काफी महत्वपूर्ण रहा। चूंकि ये साल जो है वो चुनावी साल है तो ऐसे में सरकार जो है वो हर वर्ग को लुभाने के लिए तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उसमें काफ़ी राशि जो है वो दिया है। और इस बजट सत्र में कई अहम मुद्दे पे चर्चा भी हुई। लेकिन देखा जाए तो विपक्ष जो है वो इस बजट सत्र में लगातार हमलावर रहा। और अब जो बातें कही जा रही है कि आज जो वक्फ बोर्ड का मामला है या फिर भ्रष्टाचार का मामला है, अल्पसंख्यकों से जुड़ा जो मामला है या फिर अपराध से जुड़ा मामला है, उसको लेकर के एक बार फिर से आज विपक्ष जो है सदन के बाहर और अंदर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। और बजट सत्र के दौरान पूरे तौर पे देखा जाए तो विपक्ष जो है वो लगातार बिहार में जो भ्रष्टाचार है, अपराध है, अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रही है घटनाएं, उसको लेकर के भी विपक्ष जो है वो कहना है उसका कि हम जनता की अदालत में जाएंगे और वहां से हम न्याय मांगेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि हम पूरे तौर पे बिहार क्या कह सकते हैं कि जो विकास की गति है उसे और बल देना चाहते हैं और इसके लिए हम सदन में तटस्थ हैं। इन बातों को लेकर के खूब कहासुनी हुई। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज का जो मुद्दा है वो विपक्ष की तरफ से जो वक्फ बोर्ड का जो मामला है वो सबसे ऊपर रहेगा। भ्रष्टाचार अपराध जो है वो लगातार मुद्दा बना हुआ है और आज भी वो मुद्दा बना रहेगा। कुल मिलाकर के देखना होगा कि सदन के आज आखिरी दिन विपक्ष के तेवर जो है वो कितने तल्ख होते हैं और सरकार जो है वो कैसे विपक्ष के हमले का जवाब देती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।